Jai Mata Di all. And the last session we talked about bullish market, bearish market, rally reaction. इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा हमने वॉरेन बफेट के रूल्स के बारे में बात की थी, रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बात की थी। याद है ना सबको? विल रिमेंबर दैट? सो वेलकम बैक इन द चैट। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी एवरीवन। जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। और अब आगे का मैं कहूँगा इंट्रोडक्शन पार्ट अभी चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा अभी यहाँ पर, बिफोर आई गो ऑन फर्दर। हमने इंडियन स्टॉक्स के बारे में देखा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस। अमेरिकन स्टॉक्स जो अमेरिका में ट्रेड हो रहे हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, नेस्डैक के बारे में, मतलब नेस्डैक के ऊपर, वहाँ उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर वापस हिंदुस्तान की तरफ लौट आते हैं। अब जो स्क्रीन पे अगले 2-3 मिनट रहेगा, ओनली फॉर जनरल नॉलेज, नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम, ओनली फॉर जनरल नॉलेज। तो एप्पल का शेयर दिख रहा है आपको? एप्पल के शेयर का रेट मार्केट में क्या चल रहा है? वो अमेरिकन मार्केट में $191, एंड $1 इज टू 83-84 रुपीज़ जो भी चल रहा है, वो मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एप्पल का एक शेयर कितने का है। सो लेस देन $200, $200 भी अगर आप मान लेते हो तो मल्टीप्लाइड बाय 80 रुपीज़ कर दोगे तो 16,000 रुपीज़ पर शेयर। बस सर इतना सस्ता, ये तो हम भी खरीद लेंगे। खरीद सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर कितने का चल रहा है? ये थोड़ा सा महंगा हो गया, $409। यूएस डॉलर्स में बात हो रही है, इंडियन रुपीस में बात नहीं हो रही है, राइट? वी आर टॉकिंग इन द यूएस डॉलर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर चल रहा है $409, $410 का। गूगल की बात करें तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, इसका शेयर चल रहा है 150। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का शेयर चल रहा है $154 का। दैट इज गोइंग ऑन। अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन अमेरिका, amazon.com, एवरीबडी नोज दैट, ई कॉमर्स वेबसाइट। तो $161 का एक शेयर चल रहा है। दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी मांगी मानी जाती है वैसे वो एप्पल ही मानी जाती है। और ट्रिलियंस में बात करें तो यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह दिख जाएगी। एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन डॉलर्स। ये रुपीज़ नहीं है, 3 ट्रिलियन डॉलर्स है। और डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए वही आपको 83 से 84 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इमेजिन कि वो मतलब कहाँ जा रही है नंबर ऑफ जीरोस। एंड यू नो दैट मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन में 6 जीरो होती हैं, बिलियन में 9, और ट्रिलियन में 12 जीरो होती हैं। तो 3 ट्रिलियन डॉलर्स मतलब 3 के बाद 12 जीरो लगाएंगे तो वो उतने डॉलर्स हो गया, और उसको फिर 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने रुपीस की एक कंपनी हो गई। अब आप कैलकुलेट कर लेना अपने आप, और मुझे भी बता देना, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे बता देना कि कितने की कंपनी निकल कर आ रही है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसके सामने कुछ भी नहीं है मार्केट कैप में। तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस, कंपेयर इट विद वेल आई विल से एप्पल, दुनिया की नंबर 1 कंपनी इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो एप्पल इज $3 ट्रिलियन। और रिलायंस की बात करें तो वही 17-18 लाख करोड़ रुपए, दैट वाज देयर। मतलब रिलायंस छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, नो डाउट्स अबाउट दैट, लेकिन एप्पल से छोटी है ऑब्वियसली। देन टॉकिंग अबाउट दैट, कैलकुलेशन कर लेना अपने आप। अच्छा, फिर बात करते हैं बर्कशायर हैथवे, अमेरिका का सबसे महंगा शेयर, वॉरेन बफेट कंपनी। नाउ व्हेन आई एम सेइंग वॉरेन बफेट कंपनी, बर्कशायर हैथवे का कैटेगरी ए शेयर जो है, एक शेयर अप्रॉक्सीमेटली $6 लाख तक पहुंचने वाला है। $6 लाख का एक शेयर हो जाएगा। और अगर $6 लाख का एक शेयर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 84 रुपीज़ पर डॉलर, $1 84 रुपीज़, तो इंडियन करेंसी में ये वॉरेन बफेट की कंपनी है, ये एक शेयर कितने का हो जाएगा भाई? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 करोड़ 80 लाख। $6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 80 मान लो सीधा सीधा, तो $6 लाख टच होते ही हम कहेंगे 4 करोड़ 80 लाख रुपए का एक शेयर है। और कुछ टाइम में 2024 में आपको दिखेगा शायद 5 करोड़ रुपए का शेयर हो जाए एज पर इंडियन करेंसी। एक शेयर की वैल्यू 5 करोड़ रुपए। सर खरीदेगा कौन? कौन खरीदता है सर? वॉरेन बफेट खरीदता है ना, वॉरेन बफेट इज द ओनर ऑफ द कंपनी। और अमेरिका में ना, इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया में आप स्टॉक मार्केट में जाओगे आपको मिनिमम 1 शेयर परचेज करना पड़ेगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप 0.0001% शेयर भी परचेज करना चाहो कर सकते हो, फ्रैक्शन में परचेज कर सकते हो आप। सो अमेरिका में जिसकी औकात कम है तो वो उस हिसाब से आप वेल एक शेयर परचेज मत करो, 1 शेयर का 1,000th पार्ट परचेज कर लो, या 1 शेयर का 1 लाख
पार्ट आप परचेज कर लो, 1/1 लाख पार्ट ऑफ 1 शेयर परचेज कर लो, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। और लेकिन सोच के देखो, जिसकी जेब में बर्कशायर हैथवे का सिर्फ एक शेयर हो, ओनली वन फुल कंप्लीट शेयर, और हिंदुस्तान में उसको फ्लैट खरीदना हो, तो बस उसको बर्कशायर हैथवे का एक शेयर बेचना है और इतनी वैल्यू में फ्लैट तो मिल ही जाएगा। इससे कम वैल्यू वाले भी आते हैं, ज़्यादा वैल्यू भी आते हैं, लेकिन मतलब 5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट हो जाएगा। बर्कशायर हैथवे का 1 शेयर इज टू फ्लैट ऑफ वन 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 फ्लैट इन इंडियन मार्केट। बाकी ट्रिलियंस की बात या बिलियंस की बात करें तो मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से भी कम है। मार्केट कैप इज $837 बिलियन, कुछ और जंप अप करेगा तो $1 ट्रिलियन तक जाएगी। मतलब एप्पल इज एक्चुअली द बिगेस्ट कंपनी इन यूएस, $3 ट्रिलियन, या कहें दुनिया की नंबर 1 कंपनी, वन सिंगल कंपनी जो $3 ट्रिलियन मार्क के आसपास घूमती है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। So well I'll say, but Berkshire Hathaway is $837 बिलियन की कंपनी, तो ये भी है मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज। और वॉरेन बफेट ने कुछ लेटर लिखे थे, ओपनली उन्होंने बर्कशायर हैथवे की वेबसाइट पे डाल दिए, अमीर बनने के फॉर्मूलाज, और मैं अमीर कैसे बना, वॉरेन बफेट अमीर कैसे बना, एंड हाउ ही बिकेम द गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट इन अमेरिका। वो सारे लेटर्स स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 करके दिया हुआ है कि अमीर बनने का तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करें। लेकिन वो तरीका बोरिंग बहुत है, और इन्वेस्टिंग का तरीका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तरीका है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंट्राडे और वो जो एक्साइटिंग तरीके होते हैं ना, शॉर्ट सेलिंग, वो सब कुछ नहीं। तो लॉन्ग टर्म, और ये बर्कशायर हैथवे की वेबसाइट पे ओपन लेटर्स बाय वॉरेन बफेट, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, बर्कशायर हैथवे ओपन लेटर्स बाय वॉरेन बफेट। तो अगर आपको भी वॉरेन बफेट जैसा एग्जैक्टली नहीं लेकिन उसके आसपास उसका 1/10 भी अमीर बन जाओ, मतलब वो अगर 12,800 करोड़ रुपए अगर अपने बैंक अकाउंट में लेकर बैठा है, या जो भी उसकी वेल्थ आपको मैंने दिखाई थी, इवन मोर देन दैट, $12,800, सो वेल आई से, तो अगर आप 1/10 भी उसका कमा लेते हो उसकी एडवाइस फॉलो करके, तो वो कहता है भाई मैं तो दुनिया से और कुछ टाइम में जाने वाला हूँ, लेकिन लोगों को फॉर्मूला बताकर जा रहा हूँ कि अमीर कैसे बना जाता है, फार्मूलाज आई एम लीविंग, और आपको चाहिए तो वो फार्मूलाज आप भी फॉलो कर सकते हैं। नॉट मैनी पीपल फॉलो दैट। वॉरेन बफेट से, अच्छा वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि मैंने तो फाइनेंस की दुनिया में कोई डिग्री तो ली नहीं है, और वो तो कहते हैं 12th पास भी अगर कोई है ना तो बहुत है स्टॉक मार्केट के लिए, 10th पास भी कोई है ना तो बहुत है स्टॉक मार्केट के लिए, 12th पास भी नहीं चाहिए। ये एमबीए फाइनेंस फालतू की डिग्री है, ये एमबीए फाइनेंस और ये जो स्टॉक मार्केट की एजुकेशन है फालतू की एजुकेशन है। मतलब क्यों चाहिए इतनी एजुकेशन, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। वॉरेन बफेट के शब्दों में, वॉरेन बफेट कहते हैं कि ये जितने एमबीए फाइनेंस हैं उनको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, एनालिसिस एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं और उनका दिमाग जो है वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाता है। और एनालिसिस उतना नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए जितना मैंने कमाया। और अगर मैं दुनिया का, अगर वॉरेन बफेट कहते हैं अगर मैं दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट इन्वेस्टर हूँ और मैंने बिना एमबीए फाइनेंस किए अगर ये मतलब मुकाम हासिल किया है, तो बाकी सब लोग भी कर सकते हैं, एमबीए फाइनेंस करने की ज़रूरत नहीं। और वो जो म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बैठे होते हैं, हेज फंड में हेज फंड एडवाइज़र बैठे होते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, उनसे बेटर तो मैं ही कर रहा हूँ, उनसे ज़्यादा तो मैं ही कमा रहा हूँ। सो वॉरेन बफेट हैज़ वॉन, एंड वॉरेन बफेट ने शर्त लगाई थी किसी वही पढ़े लिखे लोगों के साथ, हेज फंड के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ, एंड ही वॉन $1 मिलियन की शर्त, था $1 मिलियन मतलब $10 लाख की शर्त लगाई और जीत गए अगेंस्ट द हेज फंड इंडस्ट्री। और मैं आपको इस शर्त का मतलब समझाऊंगा, अभी नहीं, आने वाले टाइम में, हमारे सिलेबस का पार्ट है तो मुझे समझाना ही है आपको। मतलब शर्त हमारे सिलेबस में नहीं है, ये शर्त क्या वो जीते थे, लेकिन मैं ज़रूर समझाऊंगा आपको कि वॉरेन बफेट ने $10 लाख की शर्त क्या जीती थी। अभी बता दो, अभी नहीं बता सकता यार, अभी ना समझ में भी नहीं आएगा, तो जस्ट वेट 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 वेट, बता दूंगा पक्का, प्रॉमिस बता दूंगा, तो वेट फॉर दैट। ओके, चलो अभी इधर आ जाओ। सो वेल आई से, और इस शर्त के बारे में, जो ये शर्त वो जीते भी थे, उन्होंने कहा जी शर्त तो मैं जीता हूँ, अभी इसके पर्टिकुलर्स में अभी समझा नहीं पाऊंगा आपको, अभी समझ में आएगा नहीं, कोशिश करूंगा आज शायद एंड ऑफ दिस सेशन समझाऊं, या फिर म्यूचुअल फंड के चैप्टर में जाकर समझाऊं, या मे बी नेक्स्ट सेशन में, आज नहीं लेकिन नेक्स्ट सेशन में समझाऊं, नॉट इन दिस सेशन बट द नेक्स्ट सेशन, और यू कैन से द लास्ट इंट्रोडक्शन सेशन एंड ऑल दैट। तो इसमें जो उन्होंने $1 मिलियन या $10 लाख जीता, वॉरेन बफेट ने कहा कि मेरे लिए इस पैसे की, मतलब मुझे पर्सनली कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, शर्त जीत गया, लेकिन उसके बाद ये प्राइज मनी मैं डोनेट कर रहा हूँ
लड़कियों का कोई स्कूल है वहीं ओमाहा, ओमाहा उनका जो कहना चाहिए बर्थ प्लेस है इन अमेरिका। ओमाहा इज़ बर्थ प्लेस ऑफ वॉरेन बफेट इन अमेरिका। तो वो ओमाहा में गर्ल्स का कुछ स्कूल या एनजीओ बना हुआ है, उसको मैं डोनेशन देता हूँ ये $1 मिलियन शर्त जीतने के बाद। मुझे इस $1 मिलियन की खुद को क्या ज़रूरत है, मतलब $80 लाख कुछ होते ही नहीं है। समझो, समझ रहे हो बात? मतलब अब आदमी अगर वॉरेन बफेट है तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता ना। दिस इज द मैन। सो वेल आई विल से एंड द गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट, वैसे सारी दुनिया मानती है, और इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी फॉलो कर लिया है। कई लोग आगे आने वाले टाइम में करेंगे और हम डिस्कस करेंगे अपने बैच में, जबकि हमारे सिलेबस का बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है। वॉरेन बफेट इज़ नॉट देयर इन द सिलेबस, बट मैं बीच बीच में आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें जो इन्होंने दी हैं, जो मैंने पढ़ी हैं उन लेटर्स में, वो शेयर करता रहूँगा। चलिए वापस आ जाइए अब। तो रिवर्टिंग बैक, और लास्ट क्लास में जहाँ आप छोड़ा था वहीं से बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये वाला पार्ट खत्म कर लिया था, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ टू ओपन द अकाउंट, वी टॉक्ड अबाउट द बुल एंड बियर, यहाँ तक हम पहुँच ही गए थे। ये सब कुछ हमने कर लिया था, शॉर्ट सेलिंग वगैरह भी, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के फंडाज भी हमने कुछ समझे थे। अभी सुनो ज़रा मेरी बात ध्यान से। लास्ट क्लास में जब बातचीत चल रही थी, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, इसको मैं अभी टच नहीं कर रहा हूँ। 16 to 19 आई एम कीपिंग फॉर नेक्स्ट सेशन। ये हमारा इंट्रोडक्शन का लास्ट सेशन रहेगा, जबकि ये हमारे कोर्स का भी पार्ट है, अब तो हमारे चैप्टर्स का भी पार्ट है, बट इंट्रोडक्शन की लास्ट सेशन में रहेगा। पहले मैं ये भी बात करूंगा, और एक चीज़ मैं उठाऊंगा अभी यहाँ पर, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट बात अब जो इस सेशन में करने वाला हूँ। लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था टग ऑफ वॉर के बारे में, एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट बायर्स और सेलर 15 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे के लिए आपस में लड़ते हैं, याद है? मैंने आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एग्जाम्पल लेकर एनएससी की वेबसाइट पे दिखाया था कि बिड लगा रहे हैं और 15-15, 20-20 पैसे के डिफरेंस पे एक दूसरे के इंतजार में बैठे रहते हैं, याद है? वी हैड सीन दैट एग्जाम्पल। तो और मैंने आपको टीसीएस का ये कैंडल चार्ट भी दिखाया था, आपको बताया था रेड कैंडल का मतलब ये डेली कैंडल लगी हुई है, रेड कैंडल का मतलब उस दिन मार्केट में शेयर का रेट नीचे गिरा है, वाइट कैंडल का मतलब कि उस दिन मार्केट में शेयर का रेट ऊपर उठा है, ऊपर ऊपर उठकर बंद हुआ है। तो और रेड कैंडल का मतलब नीचे गिर के बंद हुआ है। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। साथ में मेरे पास व्हाट्सएप पे ना एक दो क्वेश्चन भी आ ही गए, सर सर वो कैंडल ज़रूर समझा देना, उसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। और हम कई बार सीएनबीसी आवाज़ खोलते हैं, वो दूसरे जो न्यूज़ चैनल्स आपने बताए हैं अब वो खोलना हमने शुरू किया, तो कैंडल्स नज़र आती हैं बीच बीच में, तो समझ में नहीं आता सर कि कैंडल का क्या मतलब होता है, तो कैंडल भी समझाऊंगा। और टग ऑफ वॉर तो मैंने आपको समझाया था कि भाई ये लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था, वही स्क्रीनशॉट है सेम, कि वेल इधर 3839 रुपीज़ 95 पैसा की बिड लगी हुई है, और यहाँ पर 5 पैसे ऊपर सेलर ने बिड लगा रखी है कि सेलर बायर से चाह रहा है कि तू 5 पैसे ऊपर आ जा, और बायर जो है वो सेलर से चाह रहा है कि तू 5 पैसे नीचे आ जा, तो हम डील कर लेते हैं। मतलब 3839 रुपीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है, या 3839 रुपीज़ 95 पैसा की कोई वैल्यू नहीं है। 5 रुपये के लिए आमने सामने अटक कर बैठे हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते, लेकिन स्क्रीन के ऊपर घूर घूर के देख रहे हैं कि तू नीचे आता है 5 पैसे या नहीं आता, या तू ऊपर चढ़ता है 5 पैसे या नहीं चढ़ता, और अपनी बिड को ये मॉडिफाई करता है या नहीं करता, या अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करता है या नहीं करता। तो एक दूसरे के साथ वो लड़ाई, जो रस्सा कशी चलती है, टग ऑफ वॉर बिटवीन द बायर एंड सेलर, जो मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, आज उसी के बेस पे आपको कैंडल्स समझाने जा रहा हूँ। तो आपके व्हाट्सएप पे जो मेरे पास क्वेश्चंस आए उनका भी आंसर हो जाएगा, और आपको कैंडल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, टग ऑफ वॉर भी समझ में आ जाएगा। तो कैंडल्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए अब जो बताने जा रहा हूँ, एग्जाम में भले ना आए, एग्जाम वाली बातें भी करेंगे, आज बहुत कुछ सिलेबस के बारे में बातें करेंगे, लेकिन आपको ना अब आगे से ना सीएनबीसी आवाज़ और जी बिजनेस और एनडीटीवी बिजनेस, ये सब कुछ देखने में मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि आपको समझ में बहुत कुछ आने वाला है इस सेशन में, और इसके अगले सेशन में आपको लगेगा सर हाँ, हमारे जैसा स्मार्ट तो कोई है नहीं, ये वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। आज वाला सेशन, ये वाला सेशन और नेक्स्ट सेशन खत्म होने के बाद, कि सर अब तो हमें वो बातें पता हैं जो उन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कोई बताता नहीं है, एंड वी आर हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। तो ये दो सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं आपके लिए। तो वाइट कैंडल, रेड कैंडल का एक्चुअली क्या मतलब है, और मैंने आपको बताया था, टाइट लिख, सिर्फ गूगल पे क्या लिखना, टाइटन
RSI चार्टिंग, तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे और टाइटन का मैप खुल जाएगा। कंपनी का नाम चेंज करोगे तो आपका कैंडल का मैप्स चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको कैंडल्स वगैरह दिखाई थी, वापस से आपको अगर मैं गूगल पे लिख कर दिखाता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। टाइटन RSI चार्टिंग, ये देखो मेरे पास तो लिखा हुआ ही आ जाता है। अच्छा, इधर काम नहीं कर रहा, अभी थोड़ा सा नेट इशू है, कोई इशू नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी स्क्रीनशॉट है ही, वी कैन यूज दैट स्क्रीनशॉट ओनली। जस्ट अ सेक। एक काम करते हैं, अडानी पावर कर लेते हैं, इसमें कैंडल्स की लेंथ थोड़ी सी बीच में छोटी बड़ी ज़्यादा कम वगैरह दिख रही है। एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। आ गया आ गया आ गया। सो वाइट कैंडल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके सामने ना अब ये अडानी पावर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, अडानी की बात कर रहा हूँ, अडानी पावर। और आपको यहाँ पर बीच में छोटी छोटी रेड कैंडल्स भी दिख रही हैं, कुछ थोड़ी सी बड़ी भी दिख रही हैं, फिर छोटी छोटी वाइट कैंडल्स भी दिख रही हैं, ये थोड़ी सी बड़ी, ये और बड़ी वाइट कैंडल्स नज़र आ रही है ना आपको बीच में। तो अभी वाइट कैंडल कैंडल इज़ द फोकस एरिया। अब ये वाइट कैंडल क्या डिनोट करती है? वाइट कैंडल का मतलब और ये डेली कैंडल चार्ट लगा हुआ है, वैसे 15 मिनट की कैंडल का चार्ट भी होता है, 5 मिनट की कैंडल का चार्ट भी होता है। ये डेली कैंडल चार्ट आपके सामने समझने के लिए, पर डे कैंडल का चार्ट आपके सामने है। तो वाइट कैंडल आपको ये बता रही है, जैसे ये वाइट कैंडल्स यहाँ आपको दिख रही हैं, कि जिस दिन की वाइट कैंडल बनी हुई है, जिस तारीख की, वो तारीख नीचे यहाँ मैच कर जाएगी। तो उस दिन शेयर का रेट मार्केट में ऊपर चढ़ा था, मतलब सुबह का क्लोजिंग प्राइस कम, सुबह का ओपनिंग प्राइस कम था, शाम का क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा था। ये होता है वाइट कैंडल का मतलब। और रेड कैंडल अगर जैसे आपको यहाँ दिख रही है, तो रेड कैंडल का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि ये जिस तारीख का आपको रेड कैंडल दिख रहा है, इस तारीख पे, इस डेट पे शेयर का रेट सुबह ऊपर खुला था, ओपनिंग प्राइस ज़्यादा था, और शाम को क्लोजिंग प्राइस कम था, और शेयर उस दिन नीचे गिरा था। तो वाइट कैंडल का मतलब शेयर ऊपर चढ़ा, और रेड कैंडल का मतलब शेयर नीचे गिरा उस पर्टिकुलर डे पे, जहां पर भी आपको इस तरीके की कैंडल्स नजर आ रही हैं। अब और ज़्यादा ढंग से समझ लेते हैं इस बात को। तो वाइट कैंडल, अब आपके सामने जो है वाइट कैंडल की बात हो रही है। वाइट कैंडल मीन्स द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हैज़ इंक्रीज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो ये डेली कैंडल की बात हो रही है, ऑन दैट पर्टिकुलर डे। और अब आपके सामने ये जो वाइट कैंडल है, इसमें चार चीज़ें समझने वाली हैं, चार चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट। वाइट कैंडल का ये जो एक बीच में ना एक मोटा वाला पार्ट है, और अगर मैं आपको वापस भी दिखाऊं इधर ले जाकर, तो वाइट कैंडल में आपको एक पतली लाइन ऊपर दिख रही है, यहाँ पर एक पतली लाइन नीचे दिख रही है, ऊपर भी दिख रही है, नीचे भी दिख रही है। कुछ कैंडल्स में क्या है, बीच में एक मोटी सी कैंडल है, ऊपर एक मोटी लाइन है, और नीचे मतलब ऊपर एक पतली लाइन है, नीचे एक पतली लाइन है, कुछ इस तरीके से है। देयर इज समथिंग लाइक दैट। तो वो जो पतली लाइन ऊपर दिखती है यहाँ पर, या नीचे जो पतली लाइन दिखती है, उस पतली लाइन का भी कुछ मतलब है। क्या मतलब है? तो अब ये सब कुछ समझते हैं, चार चीजें समझने के लिए अब हमारे पास। तो ये जो वाइट कैंडल आपको यहाँ नजर आ रही है, इसको मैं लाइट ब्लू कर देता हूँ, आप इसको वाइट मानो बट मैं इसको लाइट ब्लू कर देता हूँ। इसका ये जो बीच वाला मोटा वाला पार्ट है, यू प्रिज्यूम एज इफ इट इज अ वाइट कैंडल। अब इसका ये जो मोटा वाला पार्ट है ना, कैंडल का जो मोटा वाला पार्ट है, उसकी जो टॉप लाइन है वो क्या बताती है, और उसकी जो बॉटम लाइन है वो क्या बताती है? जो बॉटम लाइन है कैंडल की, जो बॉटम लाइन है वो है ओपनिंग प्राइस ऑफ द शेयर फॉर दैट डे। तो रिलायंस की कैंडल अगर वाइट है, अडानी पावर की कैंडल अगर वाइट है, तो मतलब जो मोटा वाला पार्ट का नीचे वाला हिस्सा है सॉरी, वो जो मोटा वाला पार्ट का नीचे वाला हिस्सा, वो क्या दिखाता है? ओपनिंग प्राइस ऑफ द शेयर फॉर दैट डे एट 9:15 AM
सुबह 9:15 पे शेयर कितने बजे, कितने कितने प्राइस पे खुला था। और इस कैंडल का जो ऊपर वाला मोटा वाला हिस्सा है, जो टॉप लाइन है, वो क्या बता रही है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर फॉर दैट पर्टिकुलर डे। क्लोजिंग प्राइस क्या है। मान लो रिलायंस का शेयर सुबह खुला 2600 का, तो यहाँ लिखा होगा 2600, और शाम को क्लोज हुआ 2700 का। तो ये जो टॉप लाइन है ये 2700 है, ये जो बॉटम लाइन है ये 2600 है, और एक दिन में 100 रुपये बढ़ गया रिलायंस का शेयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रिज्यूम एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये रिलायंस का शेयर सुबह 9:15 पे खुला, दैट वाज 2600 रुपीज़ पर शेयर। तो ये जो आपको व्हाइट कैंडल का मोटा हिस्सा दिख रहा है ये 2600 है, और शाम को क्लोज हुआ 2700 का। तो व्हाइट कैंडल का मोटे वाले हिस्से का जो टॉप लाइन है, टॉप पार्ट समझ में आ गया, 2700 रुपये पर शेयर है। अब सर ये जो लाइनें हैं, पतली पतली लाइनें, ये क्या दिखा रही हैं आपको। जो ऊपर वाली पतली लाइन आपको दिखा रही है इंट्राडे हाईएस्ट प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब ऊपर जो पतली लाइन है उसका जो टॉप पॉइंट है, ऊपर जो पतली लाइन है उसका जो टॉप पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है, इंट्राडे हाईएस्ट प्राइस ऑफ द शेयर। इंट्राडे मतलब उस दिन का, आगे पीछे की बात नहीं हो रही है, उस पर्टिकुलर दिन का इंट्राडे हाईएस्ट प्राइस जो रिलायंस का उस दिन गया। मान लो, प्रिज्यूम कर लो कि ये जो यहाँ आपको सबसे ऊपर वाली डॉट दिख रही है, ब्लैक डॉट, मतलब पतली वाली लाइन के ऊपर, वो शेयर का रेट गया था 2890 रुपये पर शेयर, 2890 यहाँ पर गया था। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है, नीचे वाली जो पतली लाइन का बॉटम पॉइंट है, सबसे नीचे 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 वाली पतली लाइन का जो बॉटम पॉइंट है, ये क्या दिखा रहा है, इंट्राडे लोएस्ट प्राइस ऑफ द शेयर। और मान लो शेयर का रेट यहाँ पर गया था 2510 रुपये पर शेयर, तो ये 2510 रुपये पर शेयर आपको इस पे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, समथिंग लाइक दैट। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो नाउ द पॉइंट इज, तो भैया फिर पतली लाइन क्या दिखा रही है, ये टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन दिखा रही है। अब इसका मतलब समझो, वाइट कैंडल है तो मतलब सुबह शेयर कितने बजे, कितने कितने पे खुला, 2600 तो ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे है, और 2600 रुपये ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे है। तो अब सुबह फिर दो बातें हो सकती हैं, हो सकता है सुबह ही शेयर बाउंस होना शुरू हो गया था ऊपर 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 ऊपर, और हो सकता है 2600 से बढ़कर 2650 तक गया, लेकिन फिर बीच में कुछ सेलिंग प्रेशर आ गया, सेलर बहुत आ गए जो लो प्राइस पे बेचकर निकलना चाह रहे हैं, फिर नीचे आते आते 2510 पे आ गया होगा, और फिर 2510 पे आकर जब पहुंचा होगा तो फिर बायर बहुत सारे आ गए होंगे, फिर बायर्स ने हायर ऑर्डर दे देकर, मतलब ऑर्डर बढ़ा बढ़ाकर, और मतलब ये जो भी है वो हायर प्राइस दे रहे हैं, और सेलर्स ने भी हायर प्राइस फिर बढ़ा बढ़ाकर जो है इसको प्राइस को ऊपर चढ़ाकर 2890 तक ले गए होंगे, और फिर 2890 से फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर 2700 पर आया, और 2700 पे क्लोजिंग हो गई। तो पूरा दिन क्या चल रहा था, टग ऑफ वॉर चल रही थी। पूरा दिन क्या चल रहा था, टग ऑफ वॉर चल रही थी। और अब इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी समझ लेते हैं। सुबह शेयर कितने का खुला, 2600, और ऐसा भी हो सकता है सुबह खुलते ही नीचे गिरा, ऐसा भी हो सकता है सुबह खुलते ही 2600 से नीचे गिर के 2510 गया, लेकिन उसके बाद फिर वापस चढ़ना शुरू हुआ, तो चढ़ता चला गया और 2890 तक चला गया, और फिर 2890 से सेटल डाउन होकर शाम को 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुई 3:30 PM, तो 2700 पे क्लोज हुआ। बात समझ में आ गई। तो इसी एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने बोला कि सुबह 2600 पे खुला और खुलते ही प्राइस नीचे गिरा और 2510 पे आया। सुबह क्या रहा, वो जो बेसिकली थे सेलर वीक पड़ गए, सेलर कमजोर पड़ गए। सुबह सुबह कुछ नेगेटिव न्यूज़ होगी मार्केट में, कुछ भी रहा होगा, या प्रीवियस डे का कोई इफेक्ट रहा होगा, सेलर कमजोर पड़ गए और वो लो प्राइस पे भी बेच कर निकलना चाह रहे हैं, और बायर जो है ना वो उनको पुल डाउन कर रहे हैं, आ जाओ नीचे, आ जाओ, आ जाओ नीचे, आ जाओ। 2600 से खींच कर नीचे 2510 तक ले गए, और बायर्स ने जो ऑर्डर पंच किए स्क्रीन के ऊपर, वो 2600 से नीचे 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 रिड्यूस करते चले गए। 2590, 2580, 2570, 2550, 2520, 2510, बायर्स जो थे ना वो ऑर्डर प्राइस कम करते चले गए। और बायर्स जो थे वो, क्योंकि मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ थी, कुछ पैनिक था रिलायंस के पर्टिकुलर शेयर को लेकर, और जो सेलर्स थे वो क्योंकि हल्के पड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो यार बायर जिस प्राइस पे ले रहा है ना दे दो। तो सेलर हल्के पड़ रहे थे, तो सुबह वाले सेशन में पता चला कि रिलायंस का शेयर सुबह 9:15 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक नीचे 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 चला गया। ऐसा होता है प्रैक्टिकली यार। और फिर 10 AM के आसपास जब ये शेयर वापस यहाँ से पिक होना शुरू हुआ, कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, मुकेश अंबानी ने कुछ अच्छा अच्छा बोल दिया,
सो 2510 हिट हुआ, या इंटरनेशनल मार्केट में या कुछ नेशनल न्यूज़ कुछ अच्छी सी आ गई, और फिर क्या होता है यहाँ 2510 से उठना शुरू होता है। या आरएसआई ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका था, बिलो 30, लोगों को लगा नहीं यार अब तो खरीदो, खरीदारी लौट आई, बायर लौट आए, और फिर ये 10 AM पे यहाँ से बाउंस बैक होना शुरू हुआ, और ऊपर जाते जाते 2 o'clock या 2:30 तक तो 2890 पहुँच गया। 2:30 PM शेयर का रेट पहुंच गया 2890। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अब 10 बजे के बाद बायर्स, जो सेलर सेंटीमेंट है, सेलर सेंटीमेंट बड़ा स्ट्रांग हो गया है, और वो कह रहे हैं कि हम तो इस प्राइस से नीचे नहीं जाएंगे, अब तो हम प्राइस बढ़ाकर बेचेंगे। और सेलर सेंटीमेंट स्ट्रांग होते होते वो 2510 बढ़ाकर उन्होंने 2600, 2700, 2800, 2890 तक ले गए जो सेलर्स थे, प्राइस बढ़ा रहे हैं। और बायर्स को लग रहा है कि जो गुड न्यूज़ मार्केट में आई है, सुनना मेरी बात, 10 बजे कोई गुड न्यूज़ आ गई मार्केट में, मुकेश अंबानी ने कोई गुड न्यूज़ दी। अब मुकेश अंबानी क्या गुड न्यूज़ देंगे इस उम्र में? मतलब उस तरीके वाली गुड न्यूज़ नहीं लेना, मतलब रिलायंस कंपनी को लेकर कोई गुड न्यूज़ दी उन्होंने, फैमिली की बात नहीं हो रही है। वैसे पोता पोती दोता दोती को लेकर भी गुड न्यूज़ होती है, बट वेल हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो अभी कंपनी को लेकर एक बढ़िया सी गुड न्यूज़ मुकेश अंबानी ने अनाउंस की, जिसकी वजह से शेयर का रेट बढ़ रहा है। और मार्केट में ना अब हवा हो गई है, रिलायंस का शेयर 3200 जाएगा, 3200 जाएगा। सारे ब्रोकर्स भी बोल रहे हैं अपने क्लाइंट्स को ना, रिलायंस का शेयर 3200 जाएगा, 3300 जाएगा, 3500 जाएगा। ऐसी बातें हो रही है, अलग अलग क्लाइंट अलग अलग प्राइस दे रहे हैं। उस चक्कर में लोगों को लग रहा है कि ये शेयर का रेट ना अब मतलब ये शेयर हमें अभी के अभी मिल जाए, हाथ से निकल ना जाए। 3500 की बातें हो रही हैं मार्केट में, सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे बोला जा रहा है 3500 जाएगा आने वाले टाइम में, विद इन 7 डेज, विद इन 8 डेज, विद इन 10 डेज। तो लोगों में सेंटीमेंट अब कुछ ऐसा बन गया, हाथ से निकल ना जाए। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, जो सेलर है वो कह रहा है मैं 2700 से नीचे नहीं दूंगा, 2750 से नीचे नहीं दूंगा, 2800 से नीचे नहीं दूंगा। बायर कह रहे हैं यार इतने भी मिल रहा है ना, पकड़ ले यार, एक हफ्ता 10 दिन रखूंगा, खरीदूंगा, और 7 डेज या 10 डेज के लिए रखूंगा, और फिर 3500 जाएगा ना तब बेचूंगा। ये खेल कहानी शुरू हो गई है। और फिर मार्केट में जो ऑर्डर्स मैंने आपको दिखा था, एनएससी की स्क्रीन पे दिखते ही हैं वो, इधर से सेल ऑर्डर, एक तरफ बाय ऑर्डर, तो आपको दिख रहा है कि सेल ऑर्डर्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ बाय ऑर्डर्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और बायर कह रहा है रुको तो सही तुम, फिर सेलर कह रहा है और प्राइस बढ़ा रहा हूँ, बायर कह रहा है रुक तो भाई मैं तेरे प्राइस पे आकर मैं बिड दे रहा हूँ, और तब तक सेलर कर रहा है अपने प्राइस को मॉडिफाई करके और बढ़ा रहा है। तो प्राइस बढ़ते 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 2890 चला गया 2-2:30 बजे के आसपास। उसके बाद बायर्स को झटका लगा कि हम बेवकूफ़ हैं, हम फालतू में इतना ऊपर 2900 तक क्यों जा रहे हैं, हो सकता है ब्रोकर बेवकूफ़ बना रहे हो सकता है 3500 ना जाए, हो सकता है 3200 भी ना जाए। हमने पास्ट में बहुत देखा है कि ब्रोकर्स बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं टाइम्स, कुछ भी बोलते हैं बढ़िया सा पॉजिटिव सेंटीमेंट फैलाने के लिए एंड ऑल दैट। तो नहीं यार हम नहीं खरीदते, 2890 पे एक पीक लेवल आया, और फिर बायर कह रहा है कि अब नीचे आ जाओ, मतलब शाम को 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक फिर प्राइस की मूवमेंट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और नीचे आते आते 2700 पे प्राइस क्लोज हो जाता है। तो बायर्स जो है ना, वो 2890 पे जाकर जब कोई डील हुई, वहाँ फिर दिखा बायर्स ने अपने प्राइसेस कम करने शुरू कर दिए, 2880, 2870, 2870, मे बी 2810, 2750, और फिर करते करते 2700 पे आकर क्लोज हो गया। तो पूरा दिन समझ में आ रहा है कैसे रस्सा कशी चल रही है, टग ऑफ वॉर। और शाम को 3:30 बजे आकर होता है थक गए अब तो बहुत हो गया, मतलब पूरा दिन ये लड़ाई 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 लड़ी गई है पूरा दिन। तो इस तरीके से होता है, दिस इज वन रिपर, मतलब वन थिंग विच इज़ विजिबल। और ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि सुबह मतलब फ्लैक्चुएशन पूरा दिन बनी रहे, सुबह यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक उठकर ऊपर गया 2800 के लेवल तक, 2500 से शुरू हुआ 2800 तक गया, 2800 के लेवल से नीचे गिरा 2470 पे आया, फिर 2470 के लेवल से उठा और 2575 रुपीज़ पे जाकर क्लोज हो गया। वाइट कैंडल का मतलब क्लियर है कि ओपनिंग प्राइस इज लेस एंड क्लोजिंग प्राइस इज हाई, ये तो क्लियर है। लेकिन मार्केट में पूरा दिन धमाल बहुत रहा, धमाल बहुत क्या रहा, सुबह सुबह प्राइस 2500 से चढ़कर 2800 तक चला गया, फिर 2800 से गिरकर 2470 पे आ गया। तो स्टेप नंबर 1 बढ़ा, स्टेप नंबर 2 में धड़ाम से गिरा, स्टेप नंबर 3 फिर से बढ़ा, और ऊपर जाकर 2575 पे इवनिंग में क्लोज हो गया। तो कैंडल तो वाइट कैंडल बन गई, लेकिन पूरा दिन ऊपर नीचे की यात्रा बहुत हो गई। और सोच के देखो, जिसने 2800 के लेवल पे खरीदा सुबह सुबह पीक लेवल, और फिर 2400 के 70 पे पैनिक में बेचा,
2470 पे पैनिक सेलिंग करके निकला तो लॉस में रहा, और जिसने 2470 पे खरीदा और फिर 2575 तक होल्ड कर लिया तो फिर वो फायदे में रहेगा। गेटिंग द पॉइंट। सो या शाम को बेचा 2575 पे तो फायदे में रहा। तो कुछ भी हो सकता है, ये अब आपको वो तीन तरफ मूवमेंट नजर आ रही है। और भी कहानियां हो सकती हैं, मतलब ये सिर्फ प्राइसेस सारी कहानी नहीं बता रहे हैं, ये कैंडल तो फाइनल रिजल्ट बता रही है आपको, फाइनल रिजल्ट ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे। कहानियां तो बहुत सारी बन सकती हैं, मतलब सुबह शेयर खुला यहाँ पर, ये तो ओपनिंग प्राइस है ही है, हो सकता है कुछ लेवल तक ऊपर गया 2500 तक, फिर वहां से हो सकता है नीचे गिरकर 2470 आ गया, 2500 लेट अस से 2525 तक गया, 2525 तक गया ऊपर, फिर 2525 से नीचे आ गया। तो शुरुआत में स्टेप नंबर 1 थोड़ा सा ऊपर उठा, स्टेप नंबर 2 धड़ाम से नीचे गिरा, स्टेप नंबर 3 2800 तक भाग गया ऊपर, और फिर 2800 से गिरकर स्टेप नंबर 4 नीचे आ गया 2575। पूरा दिन क्या होता रहा ना, वो सिर्फ कैंडल से नहीं पता चलेगा, पूरा दिन क्या चल रहा था वो कैंडल से नहीं पता चलेगा। देखो सेम कैंडल पे मैंने आपको सिचुएशन 1 भी दिखा दी, सिचुएशन 2 भी दिखा दी, अब ये सिचुएशन 3 भी दिखा दिया आपको। ये सुबह थोड़ा सा बढ़ा, फिर धड़ाम से नीचे गिरा, फिर एकदम से रॉकेट बन गया, ऊपर भाग गया, और फिर उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरा, और धड़ाम से नीचे नहीं गिरा, मतलब थोड़ा सा नीचे गिरा और 2575 पे क्लोज हुआ, लेकिन ओपनिंग प्राइस कम था, क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा था, इसलिए वाइट कैंडल है, इसलिए वाइट कैंडल है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि ये कैंडल क्या समझा रही है। वन लास्ट टाइम ये सब कुछ रब ऑफ कर देता हूँ। तो कैंडल का एक मोटा वाला पार्ट है बीच में, और एक पतली लाइन ऊपर, एक पतली लाइन नीचे। तो जो बीच वाला मोटा पार्ट है उसका अगर हम बॉटम देखते हैं वाइट कैंडल में, तो वो हमें क्या बताता है, ओपनिंग प्राइस ऑफ द शेयर फॉर दैट डे एट 9:15 AM। और मोटी वाली कैंडल जो है बीच में, उसका टॉप लाइन देखते हैं, तो वो टॉप लाइन हमें क्या बताती है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर फॉर दैट डे एट 3:30 PM। और वाइट कैंडल बाय इटसेल्फ क्या डिनोट कर रही है कि मार्केट प्राइस हैज इंक्रीज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे इन दैट पर्टिकुलर शेयर। और जो पतली वाली लाइन है कैंडल में, ऊपर एक पतली लाइन नीचे एक पतली लाइन, और ऊपर वाली पतली लाइन का जो टॉप टिप है, सबसे ऊपर वाला टिप, इंट्राडे हाईएस्ट प्राइस ऑफ द शेयर फॉर दैट पर्टिकुलर डे। और बॉटम जो नीचे वाली पतली लाइन है उसका बॉटम टिप, तो इंट्राडे लोएस्ट प्राइस ऑफ दैट शेयर ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। समझ में आ गई कहानी आपको कि ये कैंडल क्या कहती है। अब सुनो जरा, आपको दिखाता हूँ वाइट कैंडल्स बड़े तरीके की होती है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। रेड कैंडल भी दिखाऊंगा आपको, पहले व्हाइट कैंडल देखते हैं। व्हाइट कैंडल में ये टाइप नंबर 1 आपको दिख रही है, ये टाइप नंबर 1 आपको क्या बता रही है, व्हाइट कैंडल सिर्फ मोटा पार्ट है, पतली लाइन इसमें कोई है ही नहीं। ये जो आपको टाइप 1 दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये कैंडल जो है मोटी कैंडल है, ऊपर भी मोटी नीचे भी मोटी, इसमें ऊपर नीचे कोई पतली लाइन नहीं है, कोई पतली लाइन है ही नहीं। तो भाई इसका मतलब ये हुआ, ये जो नीचे वाली पतली लाइन, जो नीचे वाली लाइन है मोटी कैंडल की, दैट इज ओपनिंग प्राइस ऑफ दैट डे, इंट्राडे, इंट्राडे। और जो मोटी कैंडल की ऊपर वाली टॉप लाइन है वो है क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे। और ये जो प्राइस है, यही प्राइस, ये जो बॉटम लाइन है या ये जो टॉप लाइन है, मतलब एक तो वाइट कैंडल है तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे से ऊपर ही गया उस दिन, वो तो है ही, वाइट कैंडल है। लेकिन ये जो ओपनिंग प्राइस है, इसके नीचे मतलब नीचे गिरा ही नहीं है ना प्राइस, और जो टॉप लाइन है उसके ऊपर ना प्राइस गया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉर्निंग वाली ओपनिंग लाइन है और ओपनिंग प्राइस है शेयर का, यही अपने आप में इंट्राडे लोएस्ट है, क्योंकि शेयर यहीं पर खुला और यहीं से ऊपर 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 चला गया, और शाम को जो पीक लेवल था उसी पे क्लोज हो गया। तो वही क्लोजिंग प्राइस है, और क्लोजिंग प्राइस ही इंट्राडे हाईएस्ट है। जबकि हम पिछली वाली कैंडल्स में कुछ और, पिछले प्रीवियस स्क्रीन पे कुछ और देख रहे थे कि क्लोजिंग प्राइस इधर था और इंट्राडे हाईएस्ट इधर था, और इंट्राडे हाईएस्ट को छूकर फिर नीचे आया था क्लोजिंग प्राइस पे। लेकिन यहाँ पर तो वैसी कहानी नहीं है, यहाँ तो आपका जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे ना शेयर का रेट उस दिन नीचे गया ही नहीं, ऊपर 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 ही, मतलब जिस प्राइस पे खुला 9:15 AM ऊपर ऊपर गया, और शाम को 3:30 बजे तक बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, और ऊपर जाकर एक सर्टेन लेवल पे क्लोज हो गया। तो 3:30 PM पे आपका क्लोजिंग प्राइस भी है और वही आपका इंट्राडे हाईएस्ट प्राइस भी है। बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं।
देन गोइंग ऑन फर्दर, कैंडल नंबर 2 अब ये आपको दिख रही है, ये तो एक अलग ही खतरनाक कैंडल है। इसमें बीच वाला पार्ट है बहुत ही छोटा, और ऊपर वाली लंबी लाइन और नीचे वाली लंबी लाइन है बहुत बड़ी। अब इसमें नीचे अगर आपको ये दिख रहा है, ये जो बीच वाला पार्ट छोटा सा है जिसको हम कहते हैं मोटी कैंडल, मॉर्निंग में दिख रहा है जब प्राइस शुरू हुआ 9:15 AM, तो 2,500 रुपये पर शेयर था, 2,500 रुपये पर शेयर है। शाम को 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुई 3:30 PM, तो 2,510 रुपये पर शेयर है, 2,510 रुपये पर शेयर है। 10 रुपये का डिफरेंस है सिर्फ ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस में। लेकिन जो इंट्राडे हाईएस्ट गया हुआ है वो 2,800 गया हुआ है, जो इंट्राडे लोएस्ट गया हुआ है वो 2,100 गया हुआ है। मतलब पूरा दिन ना बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई तो बहुत हुई। मतलब वो जो ऊपर खींच कर ले जाने वाले हैं, सेलर कह रहे हैं और ऊपर आ जाओ और ऊपर आ जाओ। एक दिन में वो टाइम भी आया जब सेलर्स ने बहुत दम दिखाया, और एक तरफ वो बायर्स ने भी बहुत दम दिखाया होगा दिन के किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम जोन में, जब उन्होंने बहुत दम दिखाया होगा कि आ जाओ नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ और प्राइस कम करते हैं। तो एक ही दिन में शेयर को लेकर स्टॉक मार्केट में दो खबरें आई होंगी, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़। अगर सुबह सुबह ही गुड बैड न्यूज़ आ गई होगी तो सुबह सुबह ही शेयर का रेट गिरकर 2,500 से 2,100 आ गया, और बायर्स प्राइस गिराते जा रहे थे गिराते जा रहे थे गिराते जा रहे थे कि हम तो देंगे नहीं इससे ज़्यादा। सेलर्स बेचारे, क्योंकि बैड न्यूज़ सुबह सुबह आ गई थी मार्केट में, तो इसलिए पहला झटका यहाँ लग गया था। और उसके बाद फिर 2 घंटे 3 घंटे तक उस बैड न्यूज़ का असर रहा, फिर एकदम से गुड न्यूज़ आ गई मार्केट में, और जब गुड न्यूज़ आई तो शेयर का रेट जंप आउट होकर 2,800 तक भाग गया ऊपर। सेलर्स ने कहा कि अब तो हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, इस प्राइस के नीचे देंगे नहीं। और मार्केट में बातें हो रही हैं ये शेयर तो 5,000 का जाएगा, 6,000 का जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। तो उस चक्कर में प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, और सारे बड़े बड़े ब्रोकर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, और फिर शेयर 2,100 से बढ़कर 2,800 चला गया। शाम को फिर पता चला कि ये तो स्टेप नंबर 2 हो गया, और स्टेप नंबर थ्री 2,800 से फिर ठंडा होकर नीचे आया, 2,510 पे आकर बंद हो गया। तो शाम को आकर लग रहा है ये हुआ क्या, शाम को आकर क्या लग रहा है कि ये हुआ क्या भाई। सुबह 2,500 का खुला, शाम को 2,510 का बंद हो गया, और पूरा दिन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन। तो पतली लाइन तो लंबी लंबी है, लेकिन बीच की मोटी कैंडल छोटी सी है, तो वो ये बता रही है कि एट द एंड ऑफ द डे जो टोटल डिफरेंस है बिटवीन द ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस वो तो बहुत ही कम है, लेकिन पूरा दिन ऊपर नीचे की जो टग ऑफ वॉर चली वो बहुत ज़्यादा चली, डिपेंडिंग अपॉन की स्टॉक मार्केट में उस वक्त खबर उस शेयर को लेकर क्या चल रही थी, या टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस क्या चल रहा था शेयर को लेकर। और रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है कि सुबह सुबह शेयर जंप आउट हुआ 2,500 से 2,800, कोई गुड न्यूज़ आ गई बहुत बड़ी, और फिर बाद में पता चला कि वो गुड न्यूज़ र्यूमर है, तो र्यूमर है इसलिए वो शेयर का रेट 2,800 से गिरकर 2,100 चला गया। लेकिन फिर कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें आई तो 2,100 से बढ़कर 2,500 पे आकर क्लोज हो गया। यात्रा तो किधर भी हो सकती है यार, कैसे भी हो सकती है, लेकिन टग ऑफ वॉर बहुत हुआ, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर, ये तो समझ में आ रहा है। तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, लेकिन बाकी ऊपर नीचे की खींचतान थ्रू आउट द डे बहुत हुई है। नंबर 3 पे आ जाइए, कैंडल नंबर 3। इसमें क्या बता रहे हैं, मोटी कैंडल के ऊपर टॉप पे पतली लाइन है, नीचे पतली लाइन है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपका सुबह ओपनिंग प्राइस था 9:15 AM, 2,500 रुपये पर शेयर, यही आपका इंट्राडे लोएस्ट भी है, इसके नीचे तो कोई पतली लाइन है नहीं। तो यहीं पर शेयर आपका खुला इस मोटी कैंडल की जो बॉटम लाइन है, और यहाँ से ऊपर 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 ही गया, फिर ऊपर ऊपर और ऊपर ही गया। और जो इसको देखकर समझ में आ रहा है कैंडल को कि ये 2,500 से ऊपर गया होगा 2,800 तक, और फिर 2,800 से नीचे आ गया 2,700 पे आकर क्लोज हो गया 3:30 PM। तो क्लोजिंग प्राइस इज 2,700 एट 3:30 PM। लेकिन उससे पहले शाम को 3:30 बजे से पहले बीच में एक बार शेयर ने उछाल मारी कहाँ तक, 2,800 रुपये पर शेयर तक गया, इंट्राडे हाईएस्ट। समझ में आ रहा है ना इंट्राडे हाईएस्ट में और ओपनिंग और लोएस्ट में फ़र्क क्या है, यू नो दैट। अब चार प्राइसेस समझ में आ रहे हैं, एक आपका ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द डे एट 9:15 AM। एक आपका क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर है 3:30 PM एट 3:30 PM, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे
शेयर। और फिर एक इंट्राडे हाईएस्ट है, एक इंट्राडे लोएस्ट है। इंट्राडे लोएस्ट जो सबसे नीचे वाला प्राइस है, जिस प्राइस पे डील हुई है आपकी ड्यूरिंग द डे, लोएस्ट प्राइस। और इंट्राडे हाईएस्ट मतलब जो हाईएस्ट प्राइस जिस पे डील हुई है आपकी इन दैट शेयर ड्यूरिंग द डे, दैट इज इंट्राडे हाईएस्ट प्राइस। और हो सकता है कि आपका ओपनिंग प्राइस या क्लोजिंग प्राइस ही इंट्राडे लोएस्ट या इंट्राडे हाईएस्ट हो, और हो सकता है ना भी हो सकता है इंट्राडे हाईएस्ट या लोएस्ट अलग हो। और वो कैंडल्स से अंदाजा हो जाता है कि अलग अलग कैंडल्स में सिचुएशन अलग अलग नजर आ रही है। कैंडल नंबर 4, कैंडल नंबर 3 की अपोजिट है। और इस कैंडल नंबर 4 में क्या है, मोटी कैंडल है। और इस मोटी कैंडल के ऊपर पतली लाइन नहीं जा रही है, लेकिन नीचे एक लंबी सी पतली लाइन चली आ रही है, लंबी या छोटी एक पतली लाइन चली आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ है तो वाइट कैंडल। तो वाइट कैंडल की जो बॉटम लाइन है वो आपका ओपनिंग प्राइस है एट 9:15 AM। और जो आपके टॉप लाइन है वो क्लोजिंग प्राइस है एट 3:30 PM। वही आपका क्लोजिंग प्राइस है इधर at 3:30 PM, that is there। then going on further I'll say, और ये जो आपको दिख रहा है पतली लाइन और नीचे बॉटम डिप, वो आपका इंट्राडे लोएस्ट प्राइस हो गया। और कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा सा लग रहा है इस कैंडल को देखकर कि जब सुबह मार्केट खुली खुली एट दिस ओपनिंग प्राइस, तो पहले नीचे गिरी एक सर्टेन लेवल तक, ऐसा लग रहा है इसको देखकर। फिर वो सर्टेन लेवल तक नीचे गिरी और फिर वापस ऊपर 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 बढ़ना शुरू हो गई, और शाम को जाकर एक पर्टिकुलर प्राइस पे जहां क्लोज हुई वही आपका इंट्राडे वेल हाईएस्ट प्राइस भी है। क्लोजिंग प्राइस इज इंट्राडे हाईएस्ट प्राइस आल्सो इन दिस केस। और इधर जो आपका कैंडल 3 में दिख रहा था 9:15 AM पे जो नीचे मार्केट खुली और फिर ऊपर की तरफ गया है शेयर, तो सुबह का प्राइस ही आपका इंट्राडे लोएस्ट प्राइस था। फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते एक लेवल तक गया 2800 तक, और फिर नीचे 2700 पे क्लोज हुआ था यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपको कैंडल का मोटा पार्ट क्या कहता है और पतली लाइन क्या कहती है, और उस पतली लाइन का टिप क्या कहता है, ऊपर वाली पतली लाइन का टॉप टिप और नीचे वाली पतली लाइन का बॉटम टिप क्या कहता है। और कैंडल नंबर 5 सबसे अजीबोगरीब है, प्लस का साइन बना हुआ है। मतलब ये जो बीच में एक लाइन है ये कैंडल नहीं है, और ये कह रहे हैं 2500 पे इस सुबह का ओपनिंग प्राइस है और 2500 रुपये पर शेयर ही शाम का क्लोजिंग प्राइस है आपका। सेम सुबह भी आपका यही प्राइस था 9:15 AM, और शाम को भी आपका यही प्राइस था 3:30 PM। जिस प्राइस पे सुबह ओपन हुआ उसी प्राइस पे शाम को क्लोज हुआ। लेकिन 2500 रुपये है आपका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, लेकिन इंट्राडे लोएस्ट 2400 है, इंट्राडे हाईएस्ट 2600 है। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। मतलब पूरे दिन भर रस्साकशी चली। कभी जो है वो बायर्स प्राइस गिराते जा रहे थे तो नीचे नीचे करते जा रहे थे, और कभी सेलर्स प्राइस को ऊपर उठाते जा रहे थे, तो वो रहा थ्रू आउट द डे। हो सकता है पहले बायर्स ने गिराया, फिर सेलर्स ने ऊपर उठाया, फिर वापस नीचे गिरकर जहां से शुरू हुए थे दिन में वहीं क्लोज हो गया। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि सुबह सुबह पहले सेलर्स ने उठा दिया 2600 तक ले गए खींच खांच कर ऊपर, फिर कुछ मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आई तो नीचे गिरकर 2400 रुपये पर शेयर पे आ गया गिरते हुए, और फिर वापस 2400 से जब 2400 का लेवल हिट हुआ तो वापस बढ़ते बढ़ते फिर 2500 के लेवल पे आके वापस क्लोज हो गया। कुछ भी हो सकता है यार, मतलब पहले वाली साइकिल भी सही थी, ये भी थी, वो तो उस दिन क्या हुआ था, उस दिन की ट्रेड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वाज गोइंग ऑन वो जाकर देखना पड़ेगा। तो डेली कैंडल एक पिक्चर बता देती है, फाइनल पिक्चर ऑफ द डे ये रही, लेकिन ये नहीं बताती कि मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ हुई होगी, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया फिर वापस ऊपर गया, या फिर उल्टा, कि पहले नीचे गया फिर ऊपर गया फिर वापस नीचे गया। तो ये पिक्चर तो वो आपको उस दिन का ट्रेड कॉन्टिन्यूसली देखोगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं नहीं आएगा। तो कहानी समझ में आ गई आपको वाइट कैंडल्स की कहानी। अच्छा रेड कैंडल, अब रेड कैंडल तो रेड ही है, तो मैं अभी रेड इंक यूज़ कर लेता हूँ। अब रेड कैंडल की एक टॉप लाइन है और एक बॉटम लाइन है। जो टॉप लाइन है, पहली बात तो रेड कैंडल बताती क्या है, रेड कैंडल वाइट कैंडल से उल्टा बताती है। रेड कैंडल इंडिकेट्स दैट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हैज़ डिक्रीज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। मार्केट प्राइस जो है वो
उठा नहीं है, मार्केट प्राइस नीचे गिरा है। जस्ट अ सेक। व्हाइट कैंडल बता रही थी मार्केट प्राइस बढ़ा है, रेड कैंडल बता रही है मार्केट प्राइस गिरा है। और अब टग ऑफ वॉर भी देखते हैं साथ में। और वो ऊपर वाली लाइन जो है पतली वाली लाइन और नीचे वाली पतली लाइन, वो तो कहानी वही की वही है, अभी हम आते हैं। लेकिन अब इसमें रेड कैंडल में क्या है ना, एक चीज उल्टी हो गई है व्हाइट कैंडल से अपोजिट। क्या क्या अपोजिट हो गई है? ये जो आपको टाइप टॉप लाइन दिख रही है, ये है आपका ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे ऑफ दैट शेयर एट 9:15 AM। और ये जो नीचे बॉटम लाइन है, ये बॉटम लाइन आपको बता रही है क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट शेयर ऑन दैट डे, ऑफ दैट शेयर ऑन दैट डे एट द रेट 3:30 PM। तो ये उल्टा हो गया, व्हाइट कैंडल से जस्ट अपोजिट। व्हाइट कैंडल से जस्ट अपोजिट हो गया है रेड कैंडल में। सो अगर कैंडल का ऊपर वाला प्राइस दिख रहा है 3,300 और नीचे वाला प्राइस दिख रहा है 2,900, तो क्या माने शेयर का रेट 2,900 से बढ़कर 3,300 हो गया है, या 3,300 से गिरकर 2,900 हो गया है? तो हम कहेंगे जी इसका मतलब तो यह है कि शेयर का रेट 3,300 से गिरकर 2,900 हुआ है। रेड कैंडल तो आपको ये बता रही है। मॉर्निंग प्राइस 9:15 AM was 3,300 and evening price 3:30 PM is 2,900 रुपीज़ पर शेयर। तो शेयर का रेट ऊपर से नीचे गिरा है। ऑब्वियसली कैंडल में नीचे वाला प्राइस लोअर प्राइस होगा, ऊपर वाला प्राइस हाई प्राइस होगा, वो तो है ही, लेकिन गिरावट कितनी आई है रेड कैंडल ये बता रही है। अगर ये कैंडल वाइट होती तो ये आपको कह रही होती कि शेयर का रेट 2,900 से बढ़कर 3,300 हो गया है। क्योंकि ये कैंडल रेड है तो ये डिनोट कर रही है कि शेयर का रेट गिरा है। अब किस लेवल से किस लेवल? तो जो कैंडल का मोटा हिस्सा है उसकी टॉप लाइन बता रही है ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे इन द मॉर्निंग, और जो मोटी कैंडल का बॉटम लाइन है वो आपको बता रहा है दैट इज क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर विल इन द इवनिंग 3:30 PM। और जो डिफरेंस है वो आपको दिख रहा है कि शेयर में फॉल कितना आया है। तो 400 रुपये पर शेयर का फॉल आया है, ₹400 पर शेयर। दैट इज द फॉल इन द प्राइस ऑफ द शेयर। क्लियर है, सिंपल है। देन टॉकिंग अबाउट दैट, वेल ऊपर वाली लाइन का टॉप टिप इंट्राडे हाईएस्ट वो वही रहेगा, उसमें मीनिंग में चेंज नहीं हुआ है। और नीचे वाली लाइन का बॉटम टिप 2,800 रुपये पर शेयर दिख रहा है, तो ये इंट्राडे लोएस्ट है। तो जो ऊपर वाली लाइन का टॉप टिप है वो इंट्राडे हाईएस्ट है, जो नीचे वाली लाइन का बॉटम टिप है वो इंट्राडे लोएस्ट है। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें अभी, वेल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि शेयर की मूवमेंट क्या रही होगी, तो सुबह प्राइस किस प्राइस पे खुला है शेयर? स्टेप नंबर 1, सुबह प्राइस किस प्राइस पे खुला है? 3,300 रुपये पर शेयर पे खुला है, स्टेप नंबर 1। उसके बाद अब दो बातें हो सकती हैं, शुरू से डाउन, सुबह से डाउन था, या शाम सुबह पहले अप गया फिर डाउन गया। तो दो कहानियां हैं। पहली कहानी, प्राइस नीचे गिरा 3,300 रुपये पर शेयर से और गिरते 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 2,800 तक आ गया, 2,800 रुपये पर शेयर आ गया। और जब 2,800 रुपये पर शेयर आ गया तो यहाँ से मान लो कि सुबह 2 घंटे शेयर गिरा, 2 आवर्स, 2,800 आ गया। फिर कुछ मार्केट में उस शेयर को लेकर अच्छी न्यूज़ आ गई, फिर विद इन 2 और 3 आवर्स शेयर का रेट जंप हुआ। पहले 9:15 से 11:15 गिरा, फिर 11:15 से लेकर 2:15 तक शेयर का रेट ऊपर गया। एंड 3 घंटे के लिए 3 आवर्स तक शेयर का रेट ऊपर चढ़ता रहा और 3,600 रुपये पर शेयर चला गया। चढ़ते चढ़ते वो सेलर्स जो थे वो प्राइस बढ़ाते गए। पहले शुरू सुबह बायर्स डोमिनेट कर रहे थे और प्राइस को गिरा रहे थे, और प्राइस को और नीचे और नीचे और नीचे करके कह रहे थे कि हम तो इससे ज़्यादा नहीं देंगे, हम तो इससे ज़्यादा नहीं देंगे। सेलर्स को भी मजबूरी में शेयर का रेट कम करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद सेलर्स ने डोमिनेट किया, गुड न्यूज़ आ गई कोई यहाँ पर। जैसे ही यहाँ गुड न्यूज़ आई तो सेलर्स ने प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया कि हम एक प्राइस के नीचे नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पीछे पीछे बायर्स को भी अपना प्राइस बढ़ाना पड़ा, और मार्केट में बातें होने लगी शेयर 4,200 रुपये तक जाएगा, 4,500 रुपये तक जाएगा। मार्केट में ऐसी बातें होने लगी, रिएक्शन इमीडिएट।
CNBC आवाज का चैनल अगर आप YouTube के ऊपर देखोगे तो साइड पे जो चैट भाग रही होती है, पागल हो गए जाओगे आप। एक दिन में पागल खाने चला जाएगा आदमी अगर वो चैट पढ़ना शुरू कर दे। वो जो चैट चल रही है CNBC आवाज यूट्यूब चैनल में, लाइव मार्केट चल रही है, लाइव चैट चल रही है। अब क्या हुआ फिर, ये हो गया सेकंड, मतलब सेकंड थिंग, 1:15 बजे तक शेयर 1:30 बजे तक बढ़ रहा था, और उसके बाद फिर वापस से शेयर गिरना शुरू होता है, और 3600 से गिरते गिरते 2009 तक 900 तक आता है अप्रॉक्सीमेटली। आप मान लीजिए 2 घंटे के अंदर, 2 आवर्स, 2 घंटे 2.25 घंटे में गिरकर यहाँ आ जाता है। तो ये एक कहानी है कि सुबह गिरा 2 घंटे, फिर 3 घंटे के लिए चढ़ गया, फिर 2 घंटे के लिए गिरा, और शाम को आकर 2900 पे क्लोजिंग हो गई। दैट इज द क्लोजिंग प्राइस। सिंपल है, सिंपल। इसकी रिवर्स स्टोरी करनी हो तो एक उल्टी कहानी बना सकते हैं, और क्या, कि सुबह तो शेयर का रेट, कुछ गुड न्यूज़ थी, चढ़ गया था, और सेलर जो थे ना वो बढ़ाते जा रहे थे। सुबह सुबह 1-1.5 घंटा, 1 आवर, 1.5 आवर, सुबह सुबह पहले कहानी ऊपर की तरफ चली गई, और फिर वहाँ से कोई बैड न्यूज़ आई, और जैसे कोई बैड न्यूज़ आई यहाँ पर पीक लेवल आने के बाद, यहाँ से शेयर का रेट क्रैश हुआ, और 4 घंटे लगातार नीचे गिरता रहा, 4 आवर्स तक, और गिरते गिरते 3600 से गिरते गिरते 2800 हो गया। ब्लड बाथ, इसको कहते हैं ब्लड बाथ। जब ये शेयर इतना बुरे तरीके से गिर रहा होगा 3600 से 2800, तो लोगों के हाथ पैर फूल गए होंगे कि कितना गिरेगा भाई, कितना गिरेगा, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो 4 घंटे लगातार गिरते गिरते पहुंच गया 2800 रुपये पर शेयर, और फिर यहाँ पर वापस से गुड न्यूज़ आई तो थोड़ा सा संभल कर ऊपर आया, और 2900 पे क्लोजिंग हो गई। तो 1-1.5 घंटा ये कहानी भी रही, 2 आवर्स। तो इधर स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया, ये स्टेप नंबर 3 हो गया, और ये स्टेप नंबर 4 हो गया। कहानी आप दोनों तरफ चला सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस दिन मार्केट में चल क्या रहा था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला, कैंडल सिर्फ फाइनल पिक्चर ऑफ द डे दिखा रही है बस। थ्रू आउट द डे क्या हुआ, पहले कौन बाद में कौन, पहले बायर बाद में सेलर, या पहले सेलर बाद में बायर, या दिन में मल्टीपल टाइम्स हुआ कि पहले बायर फिर सेलर फिर बायर फिर सेलर, मल्टीपल टाइम्स हुआ, मतलब वो टग ऑफ वॉर पूरा दिन चलती है यार, यही कहानी है। और लोगों के पास बहुत वेला टाइम है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठकर अपनी बिड को चेंज कर देते हैं, हर थोड़ी देर बाद। अच्छा, बायर्स का मतलब, बायर्स ने अब प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो जो सेलर ऑलरेडी एक हाई प्राइस लगाकर बैठा था, वो अपनी बिड को मॉडिफाई करके और ज़्यादा प्राइस बढ़ा देता है, अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करके और ज़्यादा प्राइस बढ़ा देता है। देखते हैं और ऊपर आएगा, देखते हैं देखते हैं, मज़े ले रहे हैं लोग ना। तो वो जो मज़े लेने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं ना, डीमेट अकाउंट होल्डर्स, वो यही कर रहे हैं, बैठकर एंटरटेनमेंट चल रहा है। दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और अब रेड कैंडल में थोड़ा सा 3-4 रेड कैंडल्स के साथ समझ लेते हैं। एक रेड कैंडल ये है जिसमें रेड कैंडल में ऊपर की तरफ पतली लाइन नहीं है लेकिन नीचे की तरफ है, और इसका मतलब ये हुआ, ये आपकी टॉप लाइन ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे है, ये मोटा वाला लाइन जो इधर ये क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे है, कैंडल का मोटा हिस्सा का बॉटम लाइन क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे है, और नीचे पतली लाइन है, उसका जो बॉटम टिप है वो इंट्राडे लोएस्ट है। ऊपर की तरफ कुछ है नहीं, ऊपर की तरफ कोई पतली वाली लाइन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह जिस प्राइस पे खुला था ना शेयर, ओपनिंग प्राइस वही आपका इंट्राडे हाईएस्ट है, फिर प्राइस उसके नीचे नीचे ही गया, ऊपर तो गया नहीं, और यही प्राइस आपका ओपनिंग प्राइस बना आपका इंट्राडे हाईएस्ट, क्योंकि उसके ऊपर तो प्राइस बढ़ा ही नहीं, जिस प्राइस पे खुला था वहां से नीचे ही नीचे गया, ऊपर की तरफ तो गया ही नहीं। इन दिस कैंडल 1 विजिबल हेयर, फिर इधर आपको कैंडल 2 दिख रही है, तो इसमें उल्टा हो गया हिसाब। इसमें कैंडल के नीचे कोई पतली लाइन नहीं है, ऊपर एक पतली लाइन है, मोटी कैंडल के ऊपर ऊपर पतली लाइन है, नीचे नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो फिलहाल से हम कह रहे हैं, मान लो कि 4200 पे यहाँ है, और ये आपका ओपनिंग प्राइस जो है वो 4500 है, 4500 का आपका ओपनिंग प्राइस है, लेकिन शेयर का रेट एक बार को चढ़ा था दिन में 2-3 घंटे के लिए, 4800 तक भी गया, और फिर वहां से वापस नीचे गिरा, और वापस नीचे गिरकर 4200 पे आकर शाम को क्लोज हो गया। तो जहां क्लोज हुआ वही आपका इंट्राडे लोएस्ट है। तो मॉर्निंग में एक सर्टेन ओपनिंग प्राइस से ऊपर तो बढ़ा था, लेकिन बढ़ने के बाद फिर कोई बैड न्यूज़ आई होगी, कुछ रहा होगा, कोई सेलिंग प्रेशर आ गया मार्केट में। और ज़रूरी नहीं कि बैड न्यूज़ विद इन इंडिया आई हो सकता है बाहर से आई हो, फॉरेन कंट्री से कोई बैड न्यूज़ आई, किसी फॉरेन इकॉनमी में क्रैश है, तो वहाँ के इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू किया और बेच कर निकाल कर लेकर जा रहे हैं,
अपना पैसा। तो 4,800 और फिर वेल वहाँ से क्रैश होकर नीचे 4,200 पे क्लोज हो गया। देन कैंडल नंबर 3 में आपको दिख रहा है कैंडल का साइज छोटा है और ये लंबी लाइन का साइज बहुत बड़ा है, और मल्टीपल कैंडल्स बना सकते हो आप, मैं कहूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर कैंडल मोटा वाला पार्ट छोटा है, ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे हमने माना है 2,700 रुपये पर शेयर। ये सारे तथ्य काल्पनिक हैं, किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है भाई, स्टॉक मार्केट है। और मैंने जानबूझकर कंपनी का नाम नहीं लिखा यहाँ पर। कोई लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं यहाँ पर, ये कैंडल्स हार्ट अटैक दे देती हैं। ये जो आपको कैंडल्स दिख रही है, ये बर्थडे वाली कैंडल्स नहीं है, ये डेथ डे वाली कैंडल्स भी बन जाती हैं कई बार। तो कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट है, कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन है इन कैंडल्स में। ओपनिंग प्राइस 2,700 रुपये पर डे, 2,700 रुपये उस शेयर का उस दिन का। एंड देन क्लोजिंग प्राइस 2,650। फॉल तो सिर्फ 50 रुपये का ही आया है, लेकिन शुरू में एक धड़ाम वाला फॉल आया। 2,700 से शेयर ने डाउन स्विंग लिया, 1,800 पे आया। स्टॉक मार्केट में उस कंपनी को लेकर बहुत बुरी न्यूज़ आई। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऐसा हो चुका है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एक बुरी न्यूज़ आती है, शेयर का रेट क्रैश हो जाता है एक ही दिन में। 40%, 45% क्रैश, 50% क्रैश इन वन डे। शेयर इज गोइंग डाउन 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 डाउन, दुनिया पागल। और फिर वो जब शेयर का रेट बहुत नीचे क्रैश होता है, फिर उस कंपनी को संभालने के लिए कुछ ठीक सी न्यूज़ आती है 3-4 घंटे के बाद, तो शेयर का रेट वापस ऊपर चढ़ जाता है, बाउंस बैक करता है और नॉर्मल के आसपास आ जाता है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ हो चुका है। तो मतलब एग्जैक्टली ये फिगर्स तो नहीं थी, फिगर्स तो कुछ और थी। अभी सोच के देखो, 2,700 का शेयर नीचे गिरा 1,800। जिसने एक दिन पहले वो शेयर 2,500 2,600 का खरीदा है और अगले दिन गिरते हुए देखता है 1,800, पैनिक में बेच देता है, पैनिक में सेलिंग करता है। 2,600 का खरीदा एक दिन पहले, अगले दिन 1,800 का बेचा। पैनिक सेलिंग में सॉलिड वाला लॉस हो गया उस बंदे को, पैनिक सेलिंग सॉलिड लॉस हो गया। उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, यहाँ से शेयर बाउंस बैक लेता है, 2,650 रुपये पे आ जाता है। जिसने 1,800 पे खरीदा, जिसको लगा यार बहुत हो गया, बहुत गिरेगा, अब और गिरेगा भी तो थोड़ा बहुत गिरेगा और मैं ना बेचूंगा नहीं अब। जिसने मिस्टर जेड ने 1,800 का खरीदा, ये सोच के कि या तो अब ऊपर जाएगा तो हाई प्राइस पे बेचूंगा, या फिर गिरेगा और थोड़ा बहुत तो मैं पैनिक में नहीं बेचूंगा, 1,800 का गिर के 1,600 का हो जाएगा, 1,500 का हो जाएगा, लॉन्ग टर्म होल्ड कर लूंगा, फिर तो वापस ऊपर जाएगा तभी बेचूंगा। और फिर शेयर का रेट सेम डे जंप आउट ले रहा है 2,650, सेम डे। मिस्टर जेड जिसने 1,800 का खरीदा, हैप्पीली ही विल सेल एट 2,650 रुपीज, बेचेगा और प्रॉफिट कमा लेगा। तो किसी के लिए वो सुबह वाला क्रैश जानलेवा सिद्ध हुआ है, और किसी के लिए वो जो ऊपर भागा है उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं यार मार्केट में, बहुत बहुत ताबड़तोड़ होती हैं। यस बैंक के शेयर को लेकर ऐसे ऐसे र्यूमर चलते थे ना, और बड़े बड़े वेबसाइट्स के नाम लूंगा, हिंदुस्तान टाइम्स, देन फाइनेंशियल एक्सप्रेस, देन बिजनेस स्टैंडर्ड, जो बड़े बड़े नाम है, इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर र्यूमर चला रहे हैं किसी कंपनी के शेयर को लेकर और वेरिफिकेशन के बिना, और शेयर का रेट क्रैश हो रहा है और सेम डे जंप अप हो रहा है वापस, रिटेल इन्वेस्टर्स लाखों करोड़ों बेवकूफ़ बन जाते हैं एक ही दिन में। और शेयर करूंगा आपके साथ अभी, यस बैंक का तो बहुत ही धाकड़ केस हुआ था। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल भी समझो, फिर यस बैंक पे भी आता हूँ। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने है, कैंडल्स समझ में आई कुछ कुछ, दो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक चीज़ बताऊं, अब रियल लाइफ केस देखो आपके सामने। सितंबर 2018, सितंबर 2018 था, इंडस्ट्रियल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। 99,000 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स इशू किए थे कंपनी ने, रिडीम करने थे, रिडीम नहीं किए। और जिन बैंक्स ने और फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने वो डिबेंचर्स परचेज कर रखे थे, जब रिडम्पशन के टाइम पे उनका पैसा नहीं मिला तो हर जगह शोर शराबा शुरू हो गया स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले आईएलएफएस कंपनी, जिसने 1 लाख करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए थे, रिडीम नहीं किए, सबसे पहले उनका अपना शेयर क्रैश हुआ सितंबर 2018 में। और उसके बाद दीवान हाउसिंग फाइनेंस, येस बैंक और बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज जिन्होंने आईएलएफएस के डिबेंचर्स परचेज किए हुए थे, एज इन्वेस्टर पैसा लगा रखा था, इन सब के शेयर भी क्रैश हो गए, इन सब के शेयर भी क्रैश हो गए। तो आईएलएफएस का शेयर भी क्रैश हुआ, डीएचएफएल का भी क्रैश हुआ, येस बैंक का भी क्रैश हुआ।
और अगर येस बैंक ने 8,000 करोड़ लगा रखा था, 10,000 करोड़ लगा रखा था आईएलएफएस में, तो वो भी डूब गया। अगर डीएचएफएल ने 6,000 करोड़ लगा रखा था आईएलएफएस में, तो वो भी डूब गया। तो कैस्केडिंग इफेक्ट आया कि जो फर्स्ट डिफॉल्टर कंपनी है आईएलएफएस, उसका शेयर तो स्टॉक मार्केट में बुरे तरीके से क्रैश हुआ, लेकिन उस कंपनी के डिबेंचर्स में जिन लोगों ने पैसा लगाया था, फाइनेंस कंपनीज हो या बैंक्स हो, उन सबका शेयर भी स्टॉक मार्केट में बहुत बुरे तरीके से क्रैश हुआ। सितंबर 2018 की बात हो रही है। निफ्टी नीचे गिरा धड़ाम धड़ाम। निफ्टी जो 12,000 पॉइंट से ऊपर चल रहा था उस वक्त की बात हो रही है, सितंबर 2018 में, वो 5 अक्टूबर को आते आते नीचे धड़ाम धड़ाम 10,500 पॉइंट पे आता है, तो क्रैश आता है निफ्टी के अंदर। फिर निफ्टी में इंडियन इकोनॉमी में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तब कोरोना तो था नहीं, कोरोना से पहले की बातें हैं। तो जनवरी 2019 आते आते ये 10,500 से वापस बढ़कर निफ्टी 11,200 तक आता है, लेकिन 12,088 वाला लेवल अभी नहीं आता है। 2019 था तो तब इलेक्शन ईयर था, और मोदी जी का एक टेन्योर पहला कंप्लीट हो रहा था, पहला 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो रहा था, और फिर 2019 वाले चुनाव थे, अप्रैल 2019 में चुनाव थे, लोकसभा चुनाव। तो उस चुनाव से पहले बजट कुछ बहुत बढ़िया आया नहीं था, लेकिन जब बजट मतलब मई 2019 में मोदी जी जीत कर आ गए वापस, सेकंड टेन्योर शुरू हुआ मोदी जी का, तब निफ्टी 11,900 पॉइंट दिखा रहा था। और निफ्टी में एक कॉन्फिडेंस था, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कंपनीज थी उनको बीजेपी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी अगर फुल ऑन मेजॉरिटी के साथ आएगी बहुत बढ़िया तरीके से, स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, स्टेबल पॉलिसीज होंगी, स्टेबिलिटी अच्छी होती है, स्टेबिलिटी अच्छी चीज़ है। तो इसलिए शेयर का मतलब निफ्टी भी ऊपर जा रहा था और निफ्टी 50 कंपनीज ऊपर जा रही थी, तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज था, 11,900 पॉइंट तक पहुंच गए। 4 जुलाई 2019 आता है, और क्योंकि लोकसभा चुनाव वाला ईयर था ना, तो फरवरी मार्च में फुल फ्लेजेड बजट नहीं आता, इंटरिम बजट आता है। और फिर जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाता है, नई पार्लियामेंट फिर से कॉन्स्टिट्यूट होती है, नए प्रधानमंत्री बैठते हैं या पहले वाले प्रधानमंत्री रिपीट होते हैं, फिर से वापस लोकसभा का गठन होता है और फिर बैठते हैं, तो फिर फाइनल बजट तब आता है। तो 4 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमन ने फाइनल बजट अनाउंस किया, और उस फाइनल बजट में कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए कुछ बहुत बुरी बुरी चीज़ें थी। और आप पीछे जाकर देखोगे, गूगल सर्च करोगे, तो निर्मला सीतारमन की बहुत बुराइयां हुई, बहुत क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ इंटरनेट के ऊपर, आपको नेट के ऊपर और न्यूज़पेपर्स वगैरह में हर जगह मिल जाएगा, सबकी वेबसाइट्स के ऊपर, कि निर्मला सीतारमन को बजट बनाना नहीं आता, बजट प्रेजेंट करना नहीं आता, ढंग का बजट देना नहीं आता। 4 जुलाई 2019 को वो आया, वो खतरनाक बजट आया, शेयर का रेट क्रैश हुआ, और 30 साल का कहते हैं सबसे गंदा वाला बेयरिश फेज था। बेयरिश मार्केट पढ़ा था ना आपने प्रीवियस सेशन में, बहुत बियरिश फेज था। 2.5 महीने, 2.5 मंथ तक सब लोग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को बद्दुआएं दे रहे थे स्टॉक मार्केट में। 2.5 मंथ, 3 मंथ्स, मतलब बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। बहुत लोग इंसॉल्वेंट हो रहे थे, बहुत लोगों के घरों में दिक्कतें शुरू हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई। 19 सितंबर 2019 तक बुरा ही बुरा चलता रहा, और ये 11,900 पॉइंट से निफ्टी गिरा, और 11,900 पॉइंट से गिरकर 10,200 पॉइंट आ गया। मतलब आईएलएफएस ने जितना गिराया था एक झटका, 10,500 पॉइंट तक ले गए थे, निर्मला सीतारमन ने उससे ज़्यादा बड़ा झटका दिया, आईएलएफएस से भी ज़्यादा बड़ा, और निफ्टी गिरते 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 10,200 पॉइंट आ गया। 19 सितंबर 2019 की प्रिसाइज डेट बता रहा हूँ आपको, तारीख बता रहा हूँ, कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बुरा करती हैं, और फाइनेंस बजट, अगर फाइनल अपना जो बजट आता है वो गलत आ जाता है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना बुरा असर पड़ता है मार्केट के ऊपर। फाइनली 20 सितंबर का दिन आता है, 20 सितंबर 2019 की बात कर रहा हूँ, सुबह 10 बजे स्टॉक मार्केट नॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रही है, ठीक ठाक चल रहा है, किसी को कुछ सपना नहीं आया कि आज कुछ खास होगा। लेकिन 11 बजे 11 AM गोवा में निर्मला सीतारमन गोवा में किसी सेमिनार में थी, किसी 5 स्टार होटल में किसी सेमिनार में थी, और वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि ऑल ओवर इंडिया जितनी कंपनीज हैं उन कंपनीज के इनकम टैक्स रेट्स को कम किया जाता है, और इफेक्टिवली वो 37% जो भी पे कर रही हैं उसके बजाय 25% पे करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स इज रिड्यूस्ड, 30% इज रिड्यूस टू 25%, और मतलब कुछ सेस वगैरह लगा लगा कर कुछ भी बनेगा, लेकिन एक काफ़ी स्टीप डिक्रीज है इन द टैक्सेशन, टैक्स रेट्स, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया। इंडिविजुअल्स का टैक्स रेट कम नहीं किया गया, जो सैलरी जिनको मिल रही है, या फिर कहना चाहिए पार्टनरशिप फर्म्स का भी टैक्स रेट कम नहीं किया गया, लेकिन कंपनीज
कंपनीज का टैक्स रेट कम करने करने की न्यूज़ आई। और जैसे ही ये न्यूज़ आई तो मार्केट में सब लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ गए कि अगर टाइटन को, रिलायंस को, टीसीएस को, इन्फोसिस को, अडानी को, इन सब लोगों को अगर टैक्स की सेविंग इतनी होगी कि 37% की वजह 25% देना पड़ेगा, तो जो सेविंग होगी उसकी वजह से उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा उसको डिवाइड कर लेते हैं बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स पर शेयर कितना प्रॉफिट आ जाएगा। वो सारी कैलकुलेशन विद इन, मतलब ऐसे मानो विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर हो गई, और स्टॉक मार्केट में सब कंपनीज के शेयर्स जंप आउट कर गए, जंप अप कर रहे हैं। और एक ही दिन में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स 10%, 15%, 20% जंप हुए। सिंगल डे जंप, बहुत सारी कंपनी, टाइटन का शेयर, रिलायंस का शेयर, बड़े बड़े शेयर्स एक ही दिन में 10% जंप मार रहे हैं। और ऐसा कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था जो उस दिन हुआ 20 सितंबर 2019 से पहले, इतिहास में कभी नहीं हुआ स्टॉक मार्केट के, और उसके बाद भी शायद कभी ना हो। मतलब अभी तक तो नहीं हुआ, आगे भी शायद कभी भी ना हो। तो एक ही दिन 20 सितंबर, और फिर 20 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक तो रैली रही यार, बहुत ही तगड़ी वाली रैली रही। सिर्फ 20 सितंबर वाले दिन खत्म नहीं हुआ, 21, 22, 23 सितंबर सब चढ़ता ही रहा। उसके बाद फिर से स्टॉक मार्केट ढर्रे पे नीचे चली गई अपने। मतलब 2 दिन बहुत ही तगड़ी रैली आई, 2-3 दिन, और फिर 1 नवंबर तक नीचे जाते जाते वापस नीचे 11,100 पॉइंट हो गया। उसका रीज़न ये था, नंबर 1, इंडिया में महंगाई बहुत बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। नंबर 2, कंजम्पशन बाय द कस्टमर्स बहुत कम था। जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं फैक्ट्री में, या जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहे हैं, लेने वाले लोग बहुत कम हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट वाज एट द पीक ऑफ 40 to 45 ईयर्स। मतलब 45 साल में कहा जा रहा था कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई, जो 2019 के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या फेस कर रहे थे। और सॉल्व वो अभी भी नहीं हुई है, अभी भी वो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम चली रही है। वो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, वो एक अलग बात है, या CNBC आवाज़ नहीं दिखाता, वो एक अलग बात है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा, खरीदने की कैपेसिटी बहुत कम, और फैक्ट्रीज में बनने वाला सामान जो बन रहा है उसकी कंजम्पशन कम हो गई। और कंजम्पशन कम हो गई तो फिर प्रोडक्शन करने वाले प्रोडक्शन भी कैसे करेंगे। तो वो सब चीज़ें चल रही थी। तो वेल, उसको लेकर जो जंप आउट दिखा था कि एक जंप मिली है 20 सितंबर को, वो धीरे धीरे दो, मतलब 1.5 महीने में ख़त्म हो गई वो जंप। और 1.5 महीने में मार्केट वापस नीचे 11,100 पॉइंट आ गई। और फिर भारत सरकार अगला दिमाग चलाना शुरू करती है कि हम आने वाले टाइम में ऐसी क्या पॉलिसी लेकर आए कि मतलब कंजम्पशन बढ़ जाए। और कंजम्पशन बढ़ेगी ना, तभी तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ेगी, तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तभी तो मार्केट प्राइस पर शेयर और बढ़ेगा, और इंडियन इकोनॉमी और ऊपर जाएगी। तो ये इस चीज़ के ऊपर अगला दिमाग लगाना शुरू किया। मैं येस बैंक की बात कर रहा था बीच में, अगर मुझे मिल जाता गूगल पे तो बहुत ही बढ़िया है। इफ़ आई एम एबल टू फाइंड दैट, मे बी माई नेट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। आप होमवर्क ले लो, हाँ, आप होमवर्क ले लो, द र्यूमर रिगार्डिंग द शेयर्स ऑफ द येस बैंक, तो आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ येस बैंक। अब येस बैंक ने एक पर्टिकुलर कंपनी को, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है लेकिन मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं है याद, मैं भी गूगल सर्च करके बता दूंगा। येस बैंक ने एक पर्टिकुलर कंपनी को लोन दिया, शायद कुछ 1,600 करोड़ का। अब उस कंपनी ने एक पर्टिकुलर मंथ का मंथली इंटरेस्ट पे नहीं किया। हर महीने की जैसे मंथली ईएमआई आती है ना, मंथली ईएमआई आ रही थी 32 करोड़, 33 करोड़, वो पे नहीं किया। तो लेंडिंग बैंक, येस बैंक, बोरोइंग कंपनी को 1,600 करोड़ के आसपास का लोन दिया अप्रॉक्सीमेटली। हर महीने 32 करोड़ की जो ईएमआई आती है, एक मंथ में वो पर्टिकुलर ईएमआई नहीं आई। तो न्यूज़ बनती है कि आपका जो डेटर है उससे ईएमआई नहीं आई, और जो लेंडिंग बैंक है उसको एक फाइनेंशियल झटका लगा है, कितना, 32 करोड़ का, जो ईएमआई नहीं आई वो 32 करोड़ का झटका लगा है। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में क्या छपता है सबकी वेबसाइट पे, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, मनी कंट्रोल, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। उन सब पे क्या आता है कि येस बैंक ने जहां 1,600 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ था, वो कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, और वो 1,600 करोड़ का लोन रीपे नहीं कर रही है। न्यूज़ क्या बनाई, 1,600 करोड़ के लोन में डिफॉल्ट हुआ है, 1,600 करोड़ का लोन रीपे नहीं किया जा रहा है। इस तरीके की न्यूज़ आती है, देयर इज अ डिफॉल्ट इन द लोन ऑफ ₹1,600 करोड़। बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है। नीचे छोटे छोटे फाइन प्रिंट में लिखा होता है, बहुत छोटा सा, मतलब लंबी सी न्यूज़ का छोटे से पैराग्राफ में कहीं बीच में एक छोटे से फॉन्ट में लिखा हुआ है कि एक्चुअल डिफॉल्ट सिर्फ 32 करोड़ का है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया हर न्यूज़ चैनल पे जब वो न्यूज़ दिखाई जा रही है, जब वो वेबसाइट्स दिखाई जा रही है,
हिंदुस्तान टाइम्स की, बिजनेस स्टैंडर्ड की, इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, जब ये सब कुछ दिखाया जा रहा है तो क्या दिखाया जा रहा है? बड़ी वाली न्यूज़, जो न्यूज स्क्रीन पे क्या चमकेगा, टेलीविजन स्क्रीन पे क्या चमकेगा, वो बड़ी वाली न्यूज़ चमक रही है। अंदर जो फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट सिर्फ 32 करोड़ का है, ना तो वो जो न्यूज़ चैनल पे बैठा है वो बता रहा है, और ना ही न्यूज़ में उसको ना, या तो वेबसाइट पे भी हाईलाइट कर देते हैं ना, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, या कहना चाहिए बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे, कि एक्चुअल डिफॉल्ट इज ओनली 32 करोड़, सिर्फ 32 करोड़ का डिफॉल्ट है, 1600 करोड़ का डिफॉल्ट नहीं है। नाउ द पॉइंट इज कि शेयर का रेट क्रैश होता है येस बैंक का, और बहुत बुरे तरीके से 20%, 25% सेम सिंगल डे क्रैश होता है शेयर। और जब शेयर धड़ाम 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 गिरता जा रहा है, 3-4 घंटे गिरता है बहुत ही बुरे तरीके से, जिन्होंने हाई प्राइस पे खरीदा था, खरीद रखा था पहले से, उन्होंने लो प्राइस पे पैनिक सेलिंग में पैनिक बेचा और काफ़ी लॉस हुआ उनको। मैंने खरीदा, क्योंकि मैंने फाइन प्रिंट पढ़ रखा था कि ये तो यार कहानी तो सिर्फ 32 करोड़ की है, तो शेयर इतना ज़्यादा क्रैश क्यों हो रहा है, 32 करोड़ का डिफॉल्ट है। अच्छा, शाम होते होते न्यूज़ आई कि वो जो डिफॉल्टर कंपनी है, बोरोवर है, वो कह रहे हैं जी 32 करोड़ भी हमें 7 दिन का टाइम दो, हम डिलेड पेमेंट कर रहे हैं, 7 डेज डिलेड पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पैसा लेकर भाग जाएंगे, हम भागने वाली पार्टी नहीं है। 32 करोड़ का ही डिफॉल्ट है और वो भी हम पे कर देंगे विद इन 7 डेज, देयर विल बी डिले ऑफ 7 डेज। अब ये वाली न्यूज़ शाम को जोरों शोरों से चलाई जाती है कि डिफॉल्ट तो सिर्फ 32 करोड़ का था, और वो भी बोरोवर कह रहा है, डिफॉल्टर कह रहा है कि 7 दिन के डिले के अंदर अंदर हम ये पेमेंट कर ही देंगे। तो ये डिफॉल्ट एक्चुअली डिफॉल्ट है ही नहीं। तो 1600 करोड़ का तो डिफॉल्ट नहीं है, सिर्फ 32 करोड़ का है, और वो भी डिफॉल्टर कह रहा है कि मैं तो 7 दिन में पे कर दूंगा। शेयर का रेट जंप होता है और मैं दीपक गजरानी हाई प्राइस पे बेचता हूँ और प्रॉफिट कमाता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो क्या फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे न्यूज़पेपर और बड़े बड़े सीएनबीसी आवाज़ और ये बड़े बड़े चैनल भी क्या र्यूमर चला देते हैं? हाँ जी, मार्केट में र्यूमर चला देते हैं। फाइन प्रिंट पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो रिटेल इन्वेस्टर तो लुट के ख़त्म हो जाए। और बहुत सारे लोग उस दिन लुट के ख़त्म हुए थे, लेकिन समझदार लोग समझदारी दिखाते हैं। तो आप लोग भी समझदारी दिखाइएगा। तो ये इस सेशन में मैं आपको टग ऑफ वॉर और साथ में आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन वो सब कुछ दिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। इसके आगे अब ऑब्वियसली जब हम बढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग, तो हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। छोटा सा ब्रेक 5 मिनट का, एंड देन विल कम बैक फॉर दिस सिलेबस एंड फॉर द म्यूचुअल फंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, आपका एक पूरा चैप्टर ये म्यूचुअल फंड, तो उसके बारे में बात करेंगे।